वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 5 हमारा चल रहा है उसके CDP के क्वेश्चंस एक वीडियो में मैंने पूरी कवर कर ली हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये रीजनिंग की वीडियो है। इसके अंदर हम रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज उतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इसी तरह सेक्शन वाइज इंशाल्लाह आगे एग्ज़ाम तक हम पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस कर लेंगे ताकि आपको जो है आइडिया आ जाए कि किस तरह के या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अगर हमको पैटर्न को समझना है, सिलेबस को समझना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो कुछ इस तरह से है। Rearrange the following 5 sentences P, Q, R, S and T in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below them. अब यहाँ पर क्या दिया गया है, उर्दू में भी देख लेते हैं कि बामानी पैरा बनाने के लिए दोबारा तरतीब दीजिए, फिर नीचे दिए गए सवालों के P, Q, R, S, T इन 5 जुमलों में जवाब दीजिए। देखिए उर्दू में थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसके लिए हम ज़्यादातर इंग्लिश के ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे। ओके, तो क्या कहा गया है कि जो 5 सेंटेंस यहाँ पर गिवन है रीअरेंज उनको करना है, मतलब उनकी तरतीब यहाँ पर सही नहीं दी गई है, तो हमको सेंटेंस को सही तरतीब में लगाना है कि पहला कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरह से। और फिर हमको जो सवाल दिया गया है मेन सवाल उसका जवाब देना है। जैसे यहाँ पर सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, यानी यहाँ पर हमको अभी पूरे सेंटेंस का अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो हिदायत दी गई है या ये जो आपको मालूमात दी गई हैं, इसी मालूमात के ऊपर आगे आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी सेट में और पूछे गए हैं। जो इस तरह की मालूमात है, तो ऐसी मालूमात के ऊपर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या करना है, रीअरेंज करके रख देना है, ताकि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर आपको परेशानी ना हो, बार बार आपको रीअरेंज ना करना पड़े। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है देखते हैं हम लोग। वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर, यानी एक दिन मगरमच्छ दरिया से बाहर आई। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज अ मंकी हु लिव्ड इन अ रोज एप्पल ट्री बाय द साइड ऑफ अ रिवर, यानी बहुत वक्त पहले एक बंदर था जो दरिया के किनारे एक लाल सेब के पेड़ पर रहता था। द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम अ फ्यू रोज एप्पल, यानी वो पेड़ तक रहमदिल बंदर ने इसे कुछ लाल सेब दिए। द swam up to the tree and told the monkey that he was very hungry. वो पेड़ तक तैरा और बंदर से कहा कि वो बहुत भूखा है। The crocodile thanked him and asked him if he could visit him again. मगरमच्छ ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि दोबारा वो आ सकता है। तो अब क्या करना है, हमको इस सेंटेंस को, इस जुमले को हमको तरतीब देनी है। सॉरी, ये जो पैराग्राफ है या ये जो जुमले दिए गए हैं 5 जुमले, इनको हमको तरतीब देनी है। पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस तरह से। तो देखिए अब इनको हम तरतीब से लगाते हैं। तो पहले क्या आएगा यहाँ पर, पहले आ जाएगा क्यू। कैसे कि बहुत वक्त पहले एक बंदर था जो दरिया के किनारे एक लाल सेब के पेड़ पर रहता था। ओके, उसके बाद क्या आएगा, एक दिन मगरमच्छ दरिया से बाहर आया, यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड आएगा पी, वो पेड़ तक तैरा और बंदर से कहा कि वो बहुत भूखा है, मतलब उसके बाद आएगा एस। फिर रहमदिल बंदर ने उसे कुछ लाल सेब दिए, उसके बाद आएगा आर। और फिर लास्ट में आएगा मगरमच्छ ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि वो दोबारा आ सकता है, यहाँ पर आएगा टी। तो अब देखिए सवाल क्या है, हमसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला पहला होना चाहिए। तो कौन सा पहला होना चाहिए, क्यू। तो क्या आंसर आएगा इसका, फिर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है क्यू, इसका सही जवाब है। ओके, अब देखिए उसी तरतीब के ऊपर और यहाँ पे, सॉरी ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। अभी ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन है ये।
देखिए A B C D E F G and H are sitting around a square table in such a way that four of them sit and four corner of the table while the other four sit in the middle of the four side. Those who sit in the middle of the four side face the center while those who sit at the four corner face outside. A seats third to the left of A seat third to the left of C who does not sit at any of the corner. E seat third to the left of F who is not an immediate neighbor of C. B and H are neither immediate neighbors of each other nor of A and D respectively. D does not sit in the middle of any side and at least two persons should sit between A and D. E and G sit opposite to each other but do not face each other. F cannot sit opposite C. Who among the following sit exactly between D and G? देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। अभी तक जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के हमने क्वेश्चन देखे हैं उनमें मुझे ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। ओके, उर्दू में देख लेते हम लोग क्या है कि बंदा झैल मालूमात को ध्यान से पढ़े और दिए गए सवालों के जवाब दे। एक मुरब्बा मीटर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी ये जो A B C D E F G और H है, इस तरह से कि इनमें से चार मेज़ के, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, मेज़ के चार कोनों पर बैठा है जबकि बाकी चार चारों किनारों के दरमियान में बैठे हैं। जो लोग चारों कोनों के दरमियान में बैठे हैं इनका रुख मरकज़ की तरफ, जबकि चारों किनारों पर बैठे लोगों का रुख बाहर की तरफ है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ए का सी के बाएं से तीसरे पर बैठा है, जो एफ ई के बाएं तरफ से तीसरे पर बैठा है, जो किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। किसी भी किनारों के दरमियान में डी के देखिए उर्दू में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है, हम लोग इंग्लिश वाले को ही रेफ़र करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन को ही रेफ़र करेंगे क्योंकि उर्दू की इतनी मिस्टेक्स है कि क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आ रहा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जा सकता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको, अगर इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश या मराठी समझ में आती है तो मराठी, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आप प्रेफर कीजिए। उर्दू के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे, अगर इस तरह से आता है तो समझने की बजाय हम और उलझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इंग्लिश के ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे। अब हम जो मालूमात दी गई है उस मालूमात के बिना पर हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखिए मालूमात क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इंग्लिश वाला ही हम लोग प्रेफर करेंगे यहाँ पर। ओके, अब क्या सवाल है, देखिए 8 फ्रेंड्स हैं ABCDEFG और H सीटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, यानी कहाँ पर बैठे हैं वो, स्क्वायर टेबल पर। ओके, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। वेट, तो ये एक स्क्वायर टेबल है इस तरह से। अब उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है हमको वो देखना है। ओके, अब हम इनकी सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। टेबल इन अ सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सीट एट 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल व्हाइल द अदर 4 सीट इन द मिडल ऑफ द 4 साइड, यानी 4 ऐसे हैं जो कि कॉर्नर पर बैठे हैं। ओके, और 4 ऐसे हैं जो कि जो साइड्स है उनके मिडल में बैठे हैं। इन द मिडल ऑफ द 4 साइड, दोज हु सीट इन द मिडल ऑफ द 4 साइड फेसेस द सेंटर while those who sit at the 4 कॉर्नर फेसेस आउटसाइड, यानी जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो उनका फेस कहाँ पर है, आउटसाइड में है, मतलब ये एरो जो है ये बाहर की ओर जाएगा। ओके, और जो अंदर की जो कॉर्नर में मिडल में बैठे हैं, मिडल पे बैठे हैं जो साइड के, उनका जो फेस है वो अंदर की तरफ है, कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पर ये ऐसे गिवन है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, देखिए अब ये तो हमने पोजीशन बना लिए, लेकिन अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है हम उस पर गौर करते हैं कि उनकी पोजीशन कैसी कैसी गिवन है। अब क्या है, देखिए ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी जो ए है वो कहाँ पर बैठा है, सी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है। हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, और जो सी है वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं है। तो देखिए हम सी की पोजीशन यहाँ पर एक फ़िक्स कर लेते हैं, क्योंकि सी कॉर्नर पे नहीं है तो ये जो मिडल वाले 4 है इनमें से कोई एक सी होगा। तो अगर हम सी को यहाँ पर लेते हैं, ओके, अगर मैं सी को यहाँ पर लेती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने सी को ले ली हूँ।
अब इसके बाद देखिए, हम अगर सी को यहाँ पर लेने के बाद क्या कहा गया है कि ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट। अब सी का जो फेस है देखिए वो कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। तो सी का फेस अंदर की तरफ है, तो उसका राइट कौन सा होगा, ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट से जो है ए कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, यानी 1 2 और ये 3। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ए यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ओके, सी और ए की पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी ई जो है वो एफ के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है। हु इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ सी, जो कि सी के फॉरन इमीजिएट नहीं है, यानी सी को छोड़कर होगा वो। तो हम क्या करते हैं, एफ़ की पोजीशन यहाँ पर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर अगर एफ़ है तो, क्योंकि अगर इमीजिएट अगर हम लेते हैं सी के तो कॉर्नर पर आ जाता है वो। तो हम यहाँ पर अगर एफ़ लेते हैं तो क्या कहा गया है, ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखिए एफ जो है, एफ की भी जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो एफ का जो राइट है वो ये साइड में हो जाएगा और लेफ्ट ये साइड में हो जाएगा, यानी वो कहाँ पर आएगा, फिर देखिए तीसरे नंबर पर ई कहाँ गया है, तो ये 1 ये 2 और ये 3, यहाँ पर ई आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या कहा गया है देखिए, बी एन एच आर नाइदर इमीजिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर नॉर ऑफ ए और डी, यानी बी और एच ना तो एक दूसरे के पड़ोसी है और ना ही ए और डी के पड़ोसी है। कौन कौन, बी और एच। बी एंड एच आर नाइदर इमीजिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर नॉर ऑफ ए एंड डी। एक मिनट। अब तो देखिए अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि बी एंड एच आर नाइदर इमीजिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, और ए और डी के भी रिस्पेक्टिवली नहीं है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि बी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है और एच जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है। तो अब इस हिसाब से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमको क्या करना होगा, डी डज नॉट सिट इन द इमीजिएट ऑफ एनी साइट एंड एटलीस्ट 2 पर्सन शुड सिट बिटवीन ए एंड डी। यानी यहाँ पर देखिए क्या है कि डी डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ एनी साइड, जो डी है वो किसी भी साइड के मिडल में मौजूद नहीं है। तो डी की पोजीशन हम यहाँ पर ले लेते हैं, फिर वो कॉर्नर पर होगा। ओके, इमीजिएट ऑफ एनी डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ एनी साइड एंड एटलीस्ट 2 पर्सन शुड सिट बिटवीन ए एंड डी, और ए और डी के बीच में जो है वो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम। तो यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर डी है, तो कम से कम 2 लोग इनके बीच में, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन कम से कम 2 कहा गया है। एंड ई एंड जी सीट अपोजिट टू ईच अदर बट डू नॉट फेस ईच अदर। अब देखिए ई और सी जो है क्या कहा जा रहा है, वो एक दूसरे के अपोजिट में है। कौन कौन, ई एन जी। अब देखिए ये ई इधर हो गया, हमने ई पहले ही बना लिए, तो जी कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। और ये दोनों एक दूसरे को फेस भी नहीं कर रहे हैं, दोनों का जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्या रह गया हमारा, देखिए बी रहा और हम लोगों का सी रहा, तो बी और बी और एच रहा। तो बी और एच के लिए क्या कहा गया, नीदर इमीजिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो देखिए दोनों भी एक दूसरे के इमीजिएट नेबर नहीं है, लेकिन क्या कहा गया है कि दोनों ए और डी के भी नेबर नहीं है रिस्पेक्टिवली, यानी जो बी है वो ए का नेबर नहीं होगा और एच जो है वो डी का नहीं होगा। तो बी किसका नहीं होगा, ए का, मतलब बी फिर यहाँ पर आ सकता है क्योंकि बी को ए के बाजू में हम नहीं ले सकते, और यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, फिर एच लेना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये फिगर बन के तैयार हुआ है। अब क्या कहा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन डी और जी। तो डी और जी के एग्जैक्टली बिटवीन यानी बीच में कौन आ रहा है, तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा डी है और ये हम लोगों का जी है, एग्जैक्टली उनके बीच में कौन है, सी है। तो सही जवाब क्या होगा फिर इसका, सी जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप देख सकते हैं सी जो है इसका सही जवाब है। ओके, तो मैं चाहे तो आपको एक बार यहाँ पर फिगर अच्छे से ड्रॉ कर कर बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जंबल हो रहा था, कुछ इस तरह से फिगर बन रही थी वो। देखिए इनका फेस अंदर की तरफ था कुछ इस तरह से। ओके,
और यहाँ पर क्या क्या लिए थे हमने, यहाँ F था हम लोगों का, यहाँ C था, यहाँ कुछ इस तरह से B और यहाँ कुछ इस तरह से H था, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जाए तो। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर लिए थे, इनके फेस आउटसाइड में थे यानी बाहर की ओर थे, जो कॉर्नर पर बैठे थे उनके फेस। ओके, अब उनमें क्या क्या थे, यहाँ पर A लिए थे हम लोगों ने, यहाँ पर D था, यहाँ पर G था हम लोगों का, और यहाँ पर क्या था, E था। तो हमसे क्या सवाल किया गया था कि D और G के एग्जैक्ट बीच में कौन है, तो यहाँ पर हमको नज़र आ गया कि इनके एग्जैक्ट बीच में क्या है, C मौजूद है। ओके, तो इस तरह से ये फिगर ड्रॉ होता है। देखिए इसमें आपको कॉम्प्रीहेंड ही करना है, इसमें आपको समझना है और फिर फिगर को ड्रॉ करना है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहाँ पर आपको ये मालूमात के बिना पर ड्रॉ ही करना है। देखिए इसको एक बार आपको ड्रॉ करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसी मालूमात के बिना पर आगे आपको 4 से 5 सवाल दिए गए हैं, तो आपको इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। थोड़ी सी गौर करके, थोड़ी तवज्जो लगाकर आप इसको करेंगे तो आगे के सवालात आपके बहुत ही विदिन अ सेकेंड आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये वाले सवालात को, सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से सॉल्व करना है, बस आपको पोजीशन का, फेसेस का, डायरेक्शन का, इसका ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनालॉजी से रिलेटेड है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखिए यहाँ पर अगर एयर का ताल्लुक बर्ड से है तो सी का ताल्लुक यानी समंदर का ताल्लुक किससे होगा, स्लिप से होगा, फिसलने से, फिश से होगा, बॉक्स से होगा या सॉल्ट से होगा। तो देखिए जो परिंदे हैं वो हवा में रहते हैं, तो उस हिसाब से सी में कौन आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिश आ जाएंगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, फिश। तो फिश जो है इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ईच क्वेश्चन हैज़ अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल E, B, C and D. Choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main sentence. यानी हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद 4 जुमले हैं A, B, C और D के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहाँ पहला जुमला दूसरे जुमले की ओर इशारा कर रहा है और 2 जुमले मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक है। तो मेन सेंटेंस क्या है, देखिए यहाँ पर जो मेन सेंटेंस ये है, व्हेन शी कम्स होम शी ब्रिंग्स व्हील्स, यानी जब वो घर आई तो वो, सॉरी, शी ब्रिंग्स स्वीट्स, जब वो घर आई तो मिठाई लाती है। अब देखिए दोनों भी यहाँ पर पॉजिटिव जुमले हैं, तो हमको निगेटिव वाली बात यहाँ पर नहीं करना है। तो शी केम होम शी ब्रॉट स्वीट, तो ए और सी यहाँ पर जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी जो है मेन सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शी केम होम, वो घर आई, शी ब्रॉट स्वीट्स, उसने मिठाई लाई। ओके, तो यहाँ पर ए और सी जो है मेन जुमले की तरफ या मेन सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं और लॉजिकली कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव बात कही जा रही है, यहाँ पर निगेटिविटी कहीं भी नहीं है, तो निगेटिव वाले जुमले को हमको रद्द कर देना है। ओके, तो क्या है इसका सही जवाब, क्या होगा फिर, ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट द ऑड फ्रॉम द गिवन 4 फिगर, यानी हमको क्या करना है, जो 4 फिगर है उनमें से ऑड कौन सा है हमको वो काउंट करना है, वो देखना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए आपको ऑड कौन सा नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे आप चारों फिगर का अगर मुवाजना करेंगे तो देखिए ये 3 फिगर में सेम दिया गया है। कैसे सेम दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो इस तरह से जो लेंथ है वो लेंथ की तरफ देखिए कुछ इस तरह से है, तो ये जो एन बन रहा है वो लेंथ मतलब कुछ इस तरह से बन रहा है एन शेप, लेकिन जो फर्स्ट वाली फिगर है उसमें देखिए कुछ इस तरह से ऐसे बन रहा है वो, बराबर। यानी इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, सबकी पोजीशन लेंथ की तरफ ही आ रही हैं, जबकि यहाँ पर उसकी पोजीशन जो है वो ब्रेथ की तरफ मुड़ गई है। मतलब हमको अगर पोजीशन देखेंगे हम, तो पोजीशन में हमको यहाँ पर फ़र्क नज़र आ रहा है। बी, सी और डी एक जैसे नज़र आ रहे हैं, जबकि ए में उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल ही बदल गई है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए फिर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है कि गलत या ऑड इसमें से यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
स्टडी द फॉलोइंग लेटर नंबर अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपकी जो सीरीज दी गई है इसके ऊपर सवाल है। क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। यानी हमको क्या कहा गया है यहाँ पर कि दी गई हुर्फ तहजी और नंबर्स को तरतीब पढ़िए और सवाल तक सवालों के जवाब दो। सीधे हाथ से 12वें हुर्फ के उल्टे हाथ से 10वां हुर्फ कौन सा? अब सीधे हाथ से 12वां हुर्फ, यानी हमको सीधे हाथ से यानी यहाँ से जाना है, इस तरह से उसका 12वां हुर्फ देखना है और फिर 12वें हुर्फ से के उल्टे हाथ की तरफ जाना है। तो पहले हम 12वां देखेंगे कौन सा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कौन सा आ रहा है यहाँ पर? 12 नंबर पर जे। अब ये जो जे है, अब इसकी पोजीशन के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है 12वें हुर्फ के उल्टे हाथ की तरफ। तो देखिए जे का ये हो जाएगा सीधा हाथ, ये हो जाएगा उल्टा हाथ, यानी आगे ही हमको और जाना है। उल्टे हाथ की तरफ 10वां हुर्फ कौन सा है? तो 10वां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। क्या आ रहा है इसका सही जवाब? एम। तो एम जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, एम जो है इसका सही जवाब है। तो इस तरह से डायरेक्शन वाली ये क्वेश्चन गिवन है। ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब देखिए ऊपर इस तरह का सवाल आया था, तो उसी मालूमात के ऊपर ये दूसरा सवाल है कि ये जो 5 सेंटेंस है इसको हमको रीअरेंज करना है और फिर हमको सवाल का जवाब देना है। तो क्या है सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द 4th सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट करने के बाद चौथा कौन सा होगा? तो पहला कौन सा था? क्यों था कि बहुत वक्त पहले एक बंदर था जो दरिया के किनारे रहता था, यानी अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ मंकी हु लिव्ड इन अ रोज एप्पल ट्री बाय द साइड ऑफ अ रिवर। उसके बाद क्या था? एक दिन मगरमच्छ दरिया से बाहर आया। पी जो था वो सेकंड नंबर पर था कि वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर। उसके बाद क्या था? वो पेड़ तक तैरा और बंदर से कहा कि वो भूखा है, यानी ऐसा आ जाएगा कि ही स्वैम अप टू द ट्री एंड टोल्ड द मंकी दैट ही वॉज वेरी हंग्री। उसके बाद क्या आएगा कि रहमदिल बंदर ने उसे कुछ लाल सेब दिए, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यानी द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम अ फ्यू रोज एप्पल। ओके, उसके बाद क्या आएगा? टी आ जाएगा कि मगरमच्छ ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि वो दोबारा आ सकता है। द क्रोकोडाइल थैंक्स हिम एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड विजिट हिम अगेन। तो अब यहाँ पर सवाल क्या है कि चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? तो चौथे नंबर पर क्या आ रहा है यहाँ पर? आर। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर? आर इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। ओके, अब देखिए ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन बिलो हैज 3 आइटम्स हैविंग सर्टेन रिलेशनशिप अमंग देम। द सेम रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड बाय सेट्स ऑफ सर्कल। ईच सर्कल रिप्रेजेंट वन आइटम irrespective ऑफ इट्स साइज। मैच द आइटम विथ राइट सेट ऑफ सर्कल। यानी ये जो हिदायत दी गई मंदरजैल सवाल में 3 आइटम है जिनके माबैन मुख्तलिफ ताल्लुकात है। दायरों के एक सेट के ज़रिए यकसा ताल्लुक ज़ाहिर किया जाता है। हर दायरा साइज से कता नज़र एक आइटम की नुमाइंदगी करता है। आइटम को दायरों के दुरुस्त सेट के साथ मिलाएं। तो अब क्या है? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट डिविजनर एंड थर्ड डिविजनर्स, यानी तालिब इल्म अव्वल दर्जे वाले और सुवम दर्जे वाले। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही जवाब होगा। कैसे? क्योंकि ये तालिब इल्म का एक ग्रुप हो गया, इसमें अव्वल दर्जे और सुबम दर्जे वाले अलग अलग हो गए, क्योंकि अव्वल और सुबम दर्जे वालों की कैटेगरी डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों के दोनों भी किस में आते हैं? स्टूडेंट्स में आते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट का बड़ा सर्कल हो गया, उसमें अव्वल दर्जे वाले और सुबम दर्जे वाले आ गए। और दोनों में अव्वल और सुबम दर्जे वालों में दूसरा कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ यही कि वो दोनों भी स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। डी कब होता है? जब तीनों भी एक दूसरे में जंबल होते हैं या तीनों का एक दूसरे से ताल्लुक होता है। ये कब आता है? जब कोई एक बड़ा ग्रुप दिया जाता है, फिर दूसरा उसमें शामिल होता है और तीसरा उसमें शामिल होता है, इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग वेन डायग्राम के मीनिंग अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर वेन डायग्राम के बेसिक से रिलेटेड वीडियो बनी है, आप उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब कौन से डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि दिए गए इख्तियारात में सही शक्ल का इंतखाब करके सीरीज़ को मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? सीरीज़ को मुकम्मल करना है। ओके,
तो अब देखिए पहले तो हमको सीरीज़ के पैटर्न को पहचानना होगा कि क्या पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है और उसके हिसाब से हमको सीरीज़ फिर मुकम्मल करनी होगी। तो देखिए हम पहले फिगर से देखते जाते हैं कि पहला फिगर कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर अब इसमें दूसरा फिगर कैसे किया गया है, तो देखिए आप अगर पोजीशन देखेंगे तो ये वाला जो है, ये जो पार्ट है, अगर इसको देखेंगे आप, तो क्या किया गया है, इस वाले हिस्से को देखिए यहाँ पे सपोज इस तरह से है। तो देखिए ये जो पार्ट है, इसको उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर लेकर आ गए। ओके, ये वाले पार्ट को ऊपर लेकर आ गए, मतलब उसको राउंड कर दिया, उसको घुमा दिया। तो ये वाला जब ऊपर आया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से गिवन था, सॉरी, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ एरो इस तरह से था और यहाँ पे ये इस तरह से था। तब ये वाला जो हिस्सा है, इसको इन्होंने क्या किए, इसको यहाँ पर लेकर आ गए, यानी इसको डायरेक्टली पूरा राउंड कर दिया। ओके, तो राउंड करने के बाद एरो की पोजीशन तो नहीं चेंज हुई, मतलब उसका जो सिम थे वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह बदल गई। जगह कैसे बदली देखिए, तो अब ये कहाँ पर आ गया, ये एरो ऊपर आ गया और ये उसके साथ जो बॉक्स था वो इधर आ गया। अब इनकी पोजीशन चेंज हुई तो इनकी भी तो पोजीशन चेंज होगी ना, जो ये साइड में गिवन है, बराबर। यानी इसको इस तरह से घुमाया गया तो ये जो यहाँ पर इस तरह से सर्कल था भरा हुआ और यहाँ पे इस तरह से था, तो ये भी घूमकर इधर नीचे की तरफ आ गया। तो यानी यहाँ पर नीचे की तरफ आने की वजह से इसकी पोजीशन जो है वो इधर आ जाएंगी और इसकी पोजीशन जो है वो इधर आ जाएंगी। इस तरह से इसको घुमाया गया। ओके, अब दूसरा और तीसरे के बीच में देखते फिर हम लोग। ओके, अब देखिए दूसरा यहाँ पर बनाती हूँ, तीसरा यहाँ पर बनाती हूँ मैं। अब देखिए दूसरे के अंदर कैसे था, यहाँ पर इस तरह से एरो आया हमारा, घुमाने के बाद ये इस तरह से आया, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब वापस से क्या किया, ये जो साइड था वो ये साइड को इस साइड में लेकर आ गए, बराबर। अब इस साइड में लाने के बाद देखिए फिर ये जो तो देखिए अब क्या था, जो सेकंड वाला फिगर है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से है कुछ, ये फिलअप वाला है और यहाँ पर ये इस तरह से। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये जो सेकंड और ये सेकंड से थर्ड में गए तो उसकी साइड भी अब क्या की, ये जो साइड है इसको चेंज करके इस साइड में लेकर आ गए, मतलब उसकी एंटी क्लॉकवाइज उसको उन्होंने घुमा दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद यानी ये जो है, अब ये इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। अब ये जो इधर साइड आ जाएगा ये इस तरह से, और ये जो है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब इनकी साइड चेंज हो गई तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से इसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वर्टिकल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल होने की वजह से ये जो ब्लैंक स्पेस वाला है ये इधर आ जाएगा, जो फिलअप वाला है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीसरा फिगर रेडी हो गया। अब तीसरे से चौथे में किस तरह से गए देखेंगे हम लोग। देखिए ये तीसरा फिगर है, इस तरह से यहाँ पर एरो है, यहाँ पर ये कुछ बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर फिलअप है। अब इसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये इसकी पोजीशन इधर आ जाएगी, मतलब ये नीचे की जानिब आ जाएगा ये साइड में। ओके, तो ये साइड में आने के बाद सॉरी, हाँ बराबर, ये साइड में आने के बाद अब देखिए इनकी पोजीशन कैसे चेंज होंगी। तो अब देखिए ये साइड में आने के बाद ये जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएंगी, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो एरो है ये इधर चला जाएगा कुछ इस तरह से। फिर इनकी भी पोजीशन तो चेंज होंगी ना, एंटी क्लॉकवाइज जब हम जा रहे हैं तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएंगी, ये जो गिवन है। अब ये जो इसकी पोजीशन है कैसे हो जाएंगी, मतलब ये जो साइड है ये वाली साइड बन जाएंगी ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली, यानी अब इनकी पोजीशन भी क्या हो रही है, फिर यहाँ पर चेंज हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल साइड बनेंगी तो ये इसकी जो पोजीशन है कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है कहाँ आ जाएंगी, यहाँ देखिए आप पूरी की पूरी साइड को घुमा कर देखिए, आपको बराबर समझ में आएगा कि पूरा एक पार्ट को, यानी यहाँ से इस तरह से पूरे एक पार्ट को घुमा कर देखिए, या तो फिर इस तरह से एक पार्ट पकड़िए, आप कोई भी एक पार्ट पकड़िए और उसको पूरा एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए पूरी एक साइड के हिसाब से, तो आपको फ़र्क बराबर समझ में आ जाएगा। अभी समझाने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गया तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब देखिए फिर ये लास्ट वाला जो फिगर है, अब मैं इसके हिसाब से अगर ड्रॉ करूँगी तो देखिए ये जो साइड है, अब ये साइड जो है
अब ये वाली जो साइड है देखिए, तो ये घूमकर इस तरफ से इस तरफ आ जाएंगी, मतलब ये वाली साइड बन जाएंगी वो, बराबर। तो ये वाली जब साइड वो बनेंगी तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल दिख रहा है वो कहाँ पर आ जाएगा, उसकी पोजीशन इधर हो जाएंगी, यानी यहाँ पर आ जाएंगी। और ये जो एरो है, एरो इधर चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब ये इनकी साइड तो चेंज हो गई, फिर ये वाला जो है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डालने के बाद, यानी ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अभी ये ऐसे वर्टिकल है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल जब इसको मैं टर्न करूँगी तो ये जो बॉक्स गिवन है वो बॉक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा, बराबर। और ये जो सर्कल गिवन है वो सर्कल कुछ यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये फिलअप है, यहाँ पे ये ब्लैंक है। तो ऐसी पोजीशन हमको कहाँ नज़र आ रही है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से आपको बहुत बारीक बारीक बातों का यहाँ पर ध्यान देना है। अभी मैं समझा रही थी, इसके लिए काफ़ी वक्त लगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो इतना वक्त नहीं लगेगा। मैं सिर्फ आपको फ़र्क बता रही थी, या किस तरह से वो घूम रहा है, किस तरह से हो रहा है वो देख रही थी। तो पूरी एक साइड को यहाँ पर लिया गया है, जैसे इसको पूरा एक पकड़ा गया है और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरी की पूरी एक साइड को घुमाया गया है। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है अगला पैटर्न यहाँ पर बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।